सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ज़्यादा समय ना लेते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन करके मैं अपना शुरू कर देता हूँ। अभी वैद्यराज जी ने जो बताया एकदम सचोट बात थी, एकदम सचोट बात थी, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को भूल बैठे हैं। हमने अपने परंपराओं को ऐसे हमने साइड में कर दिया है। इसका कारण कौन है? आपको पता होगा पूरे भारतवर्ष में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, उतने आयुर्वेदिक कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक की डिग्री लेते हैं, और जितने स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक की डिग्री लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करते हैं। इसका रेशो पता है आपको? अगर 100 लड़के अगर आयुर्वेदिक की डिग्री लेके बाहर आते हैं तो ऐसे गिने चुने, उंगलियों पर गिने चुने लोग होते हैं कि जो आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करते हैं। सबको इमीडिएट, सबको पैसा कमाने की इच्छा होती है, और वो आयुर्वेदिक का सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं। बहुत कुछ है, आपको पता है। इसका मैं थोड़ा सा शुरुआत बता देता हूं कि आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक हो या नेचुरोपैथी जो भी हो, ये आयुर्वेदिक का ही एक भाग है नेचुरोपैथी। इसका सबसे पहले नुकसान कब हुआ आपको मैं बता देता हूं। देखो, इतिहास आपको शायद पता ना हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ, अपना मंत्रिमंडल जब स्थापन किया, तब उसमें एक हेल्थ मिनिस्टर थी, जो लेडी थी, बीबी जी अमृत कौर, जसप्रीत अमृत कौर। बीबी जी अमृत कौर शायद पता होगा किसी को। जो लेडी थी, जो हेल्थ मिनिस्टर थी, और जो थी तो पंजाबी, पर उसने अपना धर्म परिवर्तन करके वो क्रिश्चियन बन चुकी थी। अब पंडित नेहरू ने क्या किया कि उस लेडीज को पहला हेल्थ मिनिस्टर स्थापन कर दिया, हेल्थ मिनिस्टर उनको बना दिया। अब वो तो थी भले पंजाबी, पर वो थी क्रिश्चियन। उसका जो दिमाग था वो पूरा अंग्रेज था। अब क्या हुआ, वो हेल्थ मिनिस्टर तो बन गई, पूरे भारतवर्ष में सभी जगह हॉस्पिटल्स खोलने थे सरकार को, काफी मतलब एक चिकित्सा पद्धति शुरू करनी थी सरकार को। जब सरकार को जब चिकित्सा पद्धति शुरू करनी थी, तब सबने एक मीटिंग हुई। ध्यानपूर्वक समझना, आयुर्वेदिक का कहाँ सबसे भयंकर हमारा लॉस हुआ है, ये समझने की बात है। जब ये मीटिंग हुई, तब मीटिंग में ये कई लोग जो मिनिस्टर्स थे, भारत के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बताया, कई लोगों ने, कि भाई आयुर्वेद को सबसे पहला स्थान देते हैं। मतलब हर जगह जहां सिविल हॉस्पिटल्स खोलेंगे उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट होगी आयुर्वेद, ऐसे मिनिस्टर का कहना था। पर जे हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी अमृत कौर, वो बोलती थी नहीं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी एलोपैथी, वो होगी इंग्लिश दवा। और तब से सभी भारतवर्ष में, सभी सिविल हॉस्पिटल्स में, सभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स में सबसे पहली दवा शुरू हो गई तुम्हारी एलोपैथी। अब तब से सबसे पहले हमारा नुकसान हो गया कि सबके हृदय में, सबसे हृदय में सबको यही पता चलने लग गया, सभी को यही लगता है कि जो भी बीमारी होती है, इसका तात्पर्य पहले सब डॉक्टर के पास जाओ, पहले इंजेक्शन लो। देखो, डॉक्टर्स है, मैडम है, जो नेचुरोपैथ है, ये चिल्ला को आपको कितना भी चिल्लाए ना, चलो देखो, जब तक हमारी मानसिकता बदलेगी नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमारी मानसिकता क्या बदलनी है? हमारी मानसिकता ये बदलनी है कि आप ये छोड़ दो कि हर बीमारी का इलाज इंग्लिशी दवाएं बिल्कुल दिमाग से हटा दो। ऐसा नहीं है। अरे जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरे बुखार, मैं कोरोना काल में आपको बताऊं, आपको पैरासीटामोल पता है? पैरासीटामोल जो बुखार खाते ही कम हो जाता है, पैरासीटामोल पता है? अगर पैरासीटामोल जैसे तुरंत बुखार उतारता है, वैसे घर में मैंने कई पेशेंट्स को बोला कि आप जिसको बुखार है, जब तक उन दिनों कोरोना काल में तो लगभग सब वायरल ही था, ज्यादातर 95% 90% वायरल ही होता है। कभी कभी किसी को मलेरिया, किसी को तो टाइफाइड होता है, पर ज्यादातर बुखार शुरुआत में वायरल ही होता है, ज्यादातर। तो हम पेशेंट्स हमको संपर्क करते थे, बुखार है तो क्या करें, बोले गोली खा ले पैरासीटामोल। मैं बिल्कुल बोलता था बिल्कुल नहीं खाना। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, पहले एक समझ आपकी थोड़ा ये निकालने के लिए
कि कोई भी वायरस हमारे शरीर में जाता है और जब हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वह कोई गलत काम के लिए नहीं बढ़ता। हमारा ब्रेन जब टेम्परेचर बढ़ाता है वो इसलिए बढ़ाता है कि जो हमारे वायरस जो हमारे शरीर में घुसा है वो मल्टीप्लाई ना हो, वो ज्यादा फैले ना, इसलिए हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई ना हो। मतलब हमारे शरीर के सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती है वो फीवर, बुखार। बुखार आना सबसे अच्छा होता है, बुखार आना वायरस में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो बुखार में ही वायरस पनपता नहीं है। पर हम क्या करते हैं, तुरंत पैरासीटामोल खा लेते, हमारा टेम्परेचर डाउन कर लेते, और जैसे टेम्परेचर डाउन कर लेते वायरस पनपने के लिए आराम हो जाता है, वायरस तुरंत पनपना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे मन में जो चीज, हमारे मन में जो डाल रखा है ना कि बुखार खराब होता है, बुखार खराब होता है, अरे बुखार आपका सबसे पहले प्रोटेक्टिव आपके शरीर में जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें वायरस पनपता नहीं है। चलो मैं वायरस, भाई तो वायरस को भी कम करना है और बुखार को भी कम करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे घर में? नींबू। क्या करते हैं नींबू? हम क्या करते, मैंने पेशेंट को क्या किया भाई, जिसको बुखार था मैंने उनको क्या, भाई आप एकदम गर्म पानी कर लो, बुखार में जैसे चाय जैसा गर्म, जितना में चाय कैसे हम फूक फूक के पीते हैं ना, उतना गर्म पानी कर लो, उसमें एक नींबू निचो के रख दो। गर्म पानी में जब एक नींबू निचोगे और वो गर्म पानी जैसे आप फूक फूक के पियोगे, और फूक फूक के पीने के बाद एक चादर ओढ़ के आप सो जाओ, आपके शरीर में से ऐसा पसीना निकलेगा, आपका बुखार 1 घंटे में उतर जाएगा, 1 घंटे में। ये एक तरीका मैंने किया हूँ, मैं प्रैक्टिकल, मैं तो कहूँ भविष्य में आपके, आप जितने भी लोग बैठे हो, आपको अगर कभी बुखार है तो आप करना, एक गरम गरम पानी चाय जैसा, उसमें एक नींबू नीचे दो, पूरा एक नींबू, पूरा खट्टा खट्टा पानी हो जाएगा। वो खट्टा खट्टा पानी एक एक सीप पी लो और चादर ओढ़ के सो जाओ, पसीना निकलेगा, बुखार पैरासीटामोल जैसे उतारती है वैसे उतरेगा। अगर नहीं उतरता है तो सेकंड स्टेप ये करना कि आपके पैर, दोनों पैर, घुटने तक पैर गर्म पानी में रख दो 10 मिनट। 10 मिनट आप गर्म पानी में पैर रख दो, यहां तक आपका बुखार 10 मिनट में उतर जाएगा। एक स्टेप नींबू पानी, सेकंड स्टेप दोनों पैर आप गर्म पानी में रख दो। तीसरी स्टेप आपको पता है नस से एक होती है जल नीति, जल नीति जानते हो? यहाँ से पानी डालो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पानी डालो यहाँ से निकलेगा। ज्यादातर वायरस की एंट्री हमारा नाक या हमारा मुंह हो सकता है, ज्यादातर नाक होता है, यहीं से वायरस एंट्री होती है। तो आपको जल नीति करनी है, जैसे आप जल नीति करते हो तो बुखार वैसे उतर जाता है। तो जो मैं लोग सुन रहे हो उनको जरूर कहूंगा, बुखार आना हमारे शरीर में सबसे अच्छी चीज होती है। बुखार हमारे शरीर में कोई गलत काम के लिए नहीं आता। बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी बुखार आना कोई गलत नहीं होता। बस इतना ही है कि वायरस अगर ज्यादा पनपता तो बुखार 104 के ऊपर न जाए, इसका ध्यान देना। इसको 104 के ऊपर जाए तो तुरंत ठंडे पानी के पोते हमारे माथे पर रख दो, या शरीर को तुरंत ठंडा पानी से आप पोंछ लो तो वो ऊपर से ठंडा हो जाएगा। और मैंने जो प्रयोग बताए ये करो तो बुखार घर में ठीक हो सकता है। पर हमारे मन में जो है ना, मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास, बुखार खराब है, बुखार उतारो, डॉक्टर भी तुरंत पैरासीटामोल का इंजेक्शन या जो भी गोलियां दे देते और आप देते और तुरंत बुखार को दबा देते। बुखार को दबाने से कभी भी ठीक नहीं होता वायरस को। वैसे भी अगर आप गोलियां खाकर ठीक होते हो ना तो वायरस अपने आप भी ठीक हो जाता है। केवल आपको मैनेज कैसा कर रहा है वो समझना है। खैर हाँ, बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चों को भी आप पैर गर्म पानी में रखो, बच्चों को भी नींबू पानी पिलाओ और गर्म पानी मतलब, और उनको नशे तो नहीं कर पाएंगे, जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, 2 चीज से भी उनका उतर सकता है। खैर कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को अभी इस समय में देखो, कोरोना ने मुझे लगता है मेडिकल साइंस की तो धज्जियां उड़ा के रख दी है। जो मेडिकल साइंस है उसमें लोगों को थोड़ा आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी का लोगों को, मैं भले होम्योपैथ हूँ, मैं फिर से कहता हूँ मेरी डिग्री होम्योपैथिक की है, फिर भी मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में खुद न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। मेरा अपना न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया है, मैं डायबिटिक एजुकेटर हूँ, मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का मैं सदस्य हूँ, डॉक्टर विश्वराव चौधरी, और उनके साथ में काम करता हूँ। तो मैं वो भी करता हूँ, मतलब न्यूट्रिशन पे ज्यादा जोर देता हूँ। और जरूर मुझे भली नॉलेज नहीं आयुर्वेदिक का, पर उनको मैं जरूर लोगों को बोलता हूँ उसका भी, उस आयुर्वेद का भी आप सहारा लो। जो हमारे ऋषियों की परंपरा है,
आयुर्वेद को एक भगवान ने उत्पन्न किया है, उसका भगवान का नाम धन्वंतरी। अरे धन्वंतरी जिस पैथी का भगवान है, तो जिस भगवान ने उसको इस धरती पे लाया, क्या हम उसको अपनाए ना नहीं? पर हमारे मन में ऐसा घुस चुका है ना, कुछ भी करो चेकअप, कुछ भी करो हॉस्पिटल। ये गलत बात है। हमारी मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं बताया आपको शुरुआत में, जो स्टूडेंट्स इतने एडमिशन लेते हैं आयुर्वेद में, निकलते 100 पर करते एक आध दो बस प्रैक्टिस। ये और सबसे बड़ी आयुर्वेद को पीछे, अब मैं बताऊँ उसका कारण बनता है कि जिसको आयुर्वेद को पीछे होने के कारण बन सकता है, क्योंकि कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ इसका तात्पर्य है कि जो जिस तरह से आयुर्वेद को सिखाया जा रहा है कॉलेजेस में, वो केवल डिग्री के लिए सिखाया जा रहा है। सच्चा आयुर्वेद तो मुझे लगता है लोग बाहर आने के बाद ही सीखते हैं। या सच्चा जो पैथी है आयुर्वेद के बारे में, जो महत्व है, वो ज्यादातर डिग्री होने के बाद जो किसी आयुर्वेद के पास कोई प्रैक्टिस करता है तब उसको पता चलता है। फिर हर टिकल वो केवल डिग्री के लिए जाता है, हॉस्पिटल है कॉलेजेस में केवल डिग्री लेते हैं। खैर अभी जैसे अभी सभी लोग समझ गए कि भी हमें कोई भी बीमारी ना हो, लाइफस्टाइल बीमारी में कल बोला था कि लाइफस्टाइल बीमारी जो होती है वो लाइफस्टाइल बदलने से ठीक हो सकती है। लाइफस्टाइल बीमारी कौन सी है? आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये दर्द इधर उधर, जो भी बीमारी लंबे समय शरीर में रहती है वो होती है लाइफस्टाइल बीमारी। तो जैसे अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक एक चीज देता हूँ। यहाँ पर मुझे अभी मैं पेशेंट देख रहा था तो मुझे किसी ने बोला डायबिटीज के लिए क्या किया जाए, किसी ने बोला कि मेरी बहन को इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन, और न जाना किसी को तो प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती है, और कोलेस्ट्रॉल की, सो कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ती है, थायराइड की दवा खानी पड़ती है। आजकल वही है ना कि प्रेशर अगर हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, गोली खानी है, कब तक खानी है? जीवन पर्यंत। अच्छा, थायराइड के लिए गए, थायराइड का चेकअप किया, डॉक्टर ने दवा लिख दी, सर डॉक्टर साहब कब तक लूं? जीवन पर्यंत। अरे मुझे कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर साहब कब तक दवा खाऊं? जीवन पर्यंत। ये कोई बात है? ये कोई ट्रीटमेंट है? जो भी दवा जीवन पर्यंत खानी पड़ेगी, ये कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। हमारा, मैं तभी कल भी बताया था कि हमारा ये बॉडी है, ये चेतन बॉडी है, ये इलेक्ट्रोबायोसिटी पे नहीं चलता। ये हमारा एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ शरीर है हमारा। ये हमारा शरीर ये अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ नहीं है। जैसे कोई अगर हृदय रोग तज्ञ है तो केवल हृदय से उसका संबंध है। अगर कोई उसको बोले, अगर उसको पेट की बात करेगा तो भाई मेरा काम नहीं, आप पेट वाले के डॉक्टर के पास जाओ। भाई हृदय रोगी फक्त केवल हृदय से ही संबंध है। अगर कोई चेस्ट फिजिशियन है तो केवल चेस्ट से संबंध है। किसी का हड्डी वाला डॉक्टर तो केवल हड्डी से संबंध है। ठीक है, नाक और आंखों का डॉक्टर तो केवल आंख से संबंध है। अरे मतलब शरीर को ऐसा हमारा पार्ट कर दिया। अरे आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में क्या कहता है? सब, सारा शरीर ऊपर सारा एक है, सब कुछ एक है। अगर मेरे आंख में भी अगर तकलीफ है तो हमारा पूरा शरीर खराब हो रखा है। अगर मुझे शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है तो मेरा सारा शरीर का उसका असर है। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो चेतन है, वो चेतन एक यूनिवर्सल चेतन से जुड़ा हुआ है। आजकल की जो बीमारियां मैं बताया था लाइफस्टाइल, उसका मैं हल दे रहा हूं अभी थोड़ी देर में सारा फाइनल। लाइफस्टाइल बीमारी का सबसे बड़ा कारण, मतलब लाइफस्टाइल मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी फेलियर, इसका सबसे बड़ा कारण आजकल का पता है क्या है? खान पान तो है ही है, मैंने जो अभी तक जो सुना आपका तो वही है। और सबसे बड़ा कारण है वो है द्वेष, हेट्रेट। हेट्रेट समझते हो आप? हेट्रेट क्या होता है? हेट्रेट, द्वेष, जेलसी, गुस्सा, क्रोध, ये जो मन के विकार है हमारे, ये भी सबसे बड़ा कारण है हमारे आजकल की बीमारी का, हेट्रेट। अब ये डॉक्टर समझ रहे हैं, अगर मैं किसी के साथ द्वेष करता हूं तो वो जिसको द्वेष करता हूं वो तो उसको पता नहीं, पर मेरा हार्ट यहां खराब हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो ये मन में जो विकार है, मन में जो दोष है, वो कौन निकालेगा? कौन सा डॉक्टर आपको बिठा के अच्छा पूछता है भाई तो अच्छा तुम्हें कोई डायबिटीज है, डायबिटीज वालों को पूछेगा कोई डॉक्टर? कहा भाई बोल तुझे क्या है, कोई तकलीफ है? अच्छा कोई प्रेम से बात करेगा भाई, तुम्हें कोई फैमिली का कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है, या उसका कुछ काउंसलिंग करके उसको कोई ना,
तो डायबिटीज है, गोलियां खा, बस बाद में देखेंगे, 2 मिनट भी नहीं आपको देते। ऐसा नहीं है। डॉक्टर पेशेंट का भी संबंध ऐसा होना चाहिए कि मात्र आपको देखने मात्र से उसकी आधी बीमारी खत्म होनी चाहिए। आपके बातों से ही ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट केवल आपके पास जाते मात्र ही आपके 2 शब्द उसे कान में घुसने मात्र से ही उसकी आधी बीमारी वही उतर जानी चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा संबंध हम पेशेंट से कब बनाएंगे? क्या केवल हम यही देखते रहेंगे, अरे हाँ चल तू ये रिपोर्ट है तेरा, ये है, ये दवाई खा, बाद में देखते चल दूसरा पेशेंट। मतलब पेशेंट की संख्या बढ़ाना मतलब वो डॉक्टर सबसे बड़ा है, सबसे होशियार है, ये नहीं है। ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जिस पेशेंट को डॉक्टर से मिलके वो कुछ अपनापन लगता है, यार नहीं ये कुछ मेरा अपना आदमी है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर, भले दिन के 5 पेशेंट क्यों ना देखे। ये होना चाहिए। इतना कमर्शियल हो चुका है बाहर, इतना कमर्शियल हो चुका है कि ये समझ ही नहीं रहा। कोई बताता ही नहीं कि आपका स्वभाव। मैं देखो एक उदाहरण के लिए बोलता हूं, एक उदाहरण के लिए, एक पेशेंट था, वो आता था, वो सले भले मेरा पेशेंट नहीं था, मेरे पास दूसरा था, पर मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं आपको। एक पेशेंट थी, एक बहन थी, एक लेडी थी। वो जब भी पेशेंट अगले शुरुआत में मेरे मित्र था उसके पास आ गई और वो बोली कि मुझे घुटने में दर्द है। ये समझना बात को, इस बात को जरा गहराई से समझना मेरी बात। उसको घुटने में दर्द था और दूसरे बोला मेरे घुटने में दर्द है। अच्छा ठीक है, तो घुटने में दर्द है तो उसने घुटने में दर्द करते करते उसने ये भी पूछा कि अच्छा और कुछ तकलीफ, ऐसा करते करते उसके मानसिकता पे गया। और जैसे उस लेडी ने शुरू कर दिया, मेरी सास तो ऐसे ही है, उस सास ने तो ऐसे करती है, मुझे तो ऐसे ही बोलती है, मुझे टोकती रहती है, फलाने, मतलब उसकी सास की हमेशा बुराई करती थी। एक विजिट में गई, दूसरे विजिट में गई, जब भी जाए वो जो लेडी से जिसको घुटने का दर्द था वो हमेशा अपने सास की बुराई करती थी। अजय पहले मीटिंग में अगर वो डॉक्टर उसको सॉल्यूशन देते तो जरा दिक्कत था, क्योंकि उसको तुरंत आपको कुछ बात करना तो जरा दिक्कत था। उसने रेपो बनाया। अच्छा दूसरी बार फिर से आई तो उसने घुटने की तकलीफ कैसी है, हाँ ठीक है वैसे ही है। और फिर बातों में फिर क्या करे, वो सास मेरी ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। ठीक है, दूसरी मीटिंग भी हो गई। जब तीसरी बार आने के बाद उस डॉक्टर ने बोला, अच्छा मैं आपको एक चीज सोल्यूशन देती हूँ, चलो मैं तो आपको दवा दे रही हूँ और कुछ करने में आपको सोल्यूशन देती हूँ, आप करोगे? बोले क्या? बोले भैया आप पहले वादा करो कि आप करोगे तो आपका घुटने का दर्द कम हो सकता है। बोले क्या? आप अपने सास का प्रशंसा करना शुरू कर दो। बोले क्या बोल कर आगे क्या बात कर रहे? मैं मेरी सास को कैसे प्रशंसा करूं? मेरे से नहीं हो सकता। शुरुआत में थोड़ा समझाया, देखो ये काउंसलिंग होता है, ये डॉक्टर का स्किल है, एक्चुअली ये डॉक्टर का स्किल है। उसने उस पेशेंट को समझाया, देखो ऐसा होता है, क्या राग द्वेष करना, ये देश से शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, सारा समझाया उसको। अच्छा तो उसकी ना प्रशंसा थोड़ी थोड़ी कर, तू आके घर में कैसा है? मैं घर में तो उससे बात ही नहीं करती, मैं घर में तो ऐसा ही करती, उधर बैठती तो मैं इधर बैठती, उधर देखती तो मैं उधर देखती, मतलब ऐसा था। तो बोले ऐसा मत करो, थोड़ा उसकी तरफ देखो, उसे थोड़ा बात करने की कोशिश करो। तो थोड़ा समझाने के बाद उसने थोड़ा जो नकारात्मक उसका जो रवैया था थोड़ा सकारात्मक हुआ। वो घर पे गई, घर पे जाने के बाद स्वाभाविक है डॉक्टर की बात तो मन में घुसी हुई थी, तो जो सास सामने बैठती थी थोड़ा एकदम उसको भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे एकदम टाल रही है, थोड़ा उसके सामने भी कुछ काम करने लग गई, थोड़ा सा डॉक्टर की बात मानने लग गई। ठीक है, कुछ दिन और डॉक्टर के पास जाने के बाद बोली कि आप थोड़ी मेरी प्रशंसा तो बोली थी, आपने तो गुस्सा किया था, पर आप सच में थोड़ी प्रशंसा करना शुरू कर दो ना यार। बोले डॉक्टर साहब ये तो आपने इतना बड़ा काम बोल दिया, पता नहीं, मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसके सासू ने थोड़ी कई चटनी बनाई थी और वो दोनों मिलकर कभी साथ खाते भी नहीं थे। तो चटनी बनाई थी तो उसने क्या बोला कि अपने पति देव आ गए तो चलो बोले आप सब साथ में मिलके खाते हैं। पति ने बोला क्या साथ में मिलके खाते मतलब कौन कौन? बोले आप, मैं और मम्मी। मम्मी भी? सच में? बोले हाँ, क्या दिक्कत है? वो जो पति था उसको तो इतनी खुशी होने लग गई, ओहो पहली बार मेरी पत्नी ने बोला मेरे सास के साथ खाना, अच्छा चलो साथ में खा। तो खाने में बैठे इसमें चटनी रखी, चटनी खाई तो बोलती मम्मी आज चटनी बड़ी अच्छी बनाई आपने।
देखो ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। जैसे जैसे उसने अपने सास का प्रशंसा शुरू कर दी, वैसे वैसे उससे घुटने का दर्द चला गया। क्या बात है। हमें पता ही नहीं कि हमें केवल बीमारी खान पान से होती है, ये दिमाग से हटा दो। हमारा स्वभाव भी देखो कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे हैं। हमें सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये मेरा चचेरा भाई उसका मेरा ऐसा है, ये मेरा फलाना उसके साथ ऐसा है, मेरा ये मित्र इसने मेरे पे से पैसा लिया था, पैसा दे ही नहीं रहा, और इसके साथ मेरा ऐसा है। उसने कई बात बताई, फिर हमने बताया तो आप उनसे बात करते हो, कभी नहीं, क्यों बात कर रहा हूं उससे, पैसा नहीं दिया उसने, अच्छा वो तो ऐसा ही है। फिर हम बोलते हैं कि जाओ उनके साथ, अगर जो पैसा नहीं दे रहा है उसके पास जाओ, उसको थोड़ा मिठाई लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ और उससे जरा दो बातें प्रेम की करके आओ। बोले क्या बोल रहे हो, बोला हाँ ये ट्रीटमेंट है तुम्हारी, ये तुम्हारी ट्रीटमेंट है। तो वाकई वो उसमें जबरदस्ती क्यों ना हो, वो गए और उन्होंने किया और उनकी जो भी कुछ तकलीफ थी वाकई कम हुई। अरे ये बात है, ये केवल मैं बोल रहा हूं ना कि पेशेंट और डॉक्टर केवल दवाई लेना देना, ये खाओ वो पियो, यहां तक सीमित नहीं है, यहां तक सीमित नहीं है। हमारा मन को कौन समझेगा, हमारे मन को कौन समझेगा। मैं ये कहूंगा कि अच्छा आपको मैं बताऊं, आपका मन है कहाँ, शरीर में आपका मन कहाँ होता है, आप कुछ बता सकते हो? हमारे शरीर में हमारा मन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मन, मस्तिष्क में। और पक्का मस्तिष्क में है मन, मन यहाँ है। हमारा मन कहाँ है, मन कहाँ से विचार उठते हैं हमारे शरीर में, मन इसमें विचार उठते हुए पक्की है, या कहीं से विचार आते हैं मेरे मन में, ऐसा तो नहीं, विचार यही उठते हैं, यह बात पक्की है। हृदय में केवल उसका आनंद उत्पन्न होता है, ये एक जगह है कि जहां उसका वो परमानंद, एक अनुभूति का वो एक जगह है जो रहा हृदय कमल गुरु जी बोलते सत्संग में, यहाँ अनुभव किया जाता है। पर मन तो सर्वत्र है, जो सारा चेतन मन है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि मन यहाँ वहां, मन सारा शरीर में है। तो इसीलिए मन में जो कुछ भी अच्छे बुरे विचार होते हैं, सारा शरीर पे उसका असर होता है। विचार आते तो मस्तिष्क में ही है ना। अभी एक मैं साइंटिस्ट का मैं नाम भूल गया, वो साइंटिस्ट का मैं मेरे पास मेरे इसमें है मोबाइल में, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, और पुरानी बात बता रहा हूँ, 1974 या किसी 72-74 की बात बता रहा हूँ। उस साइंटिस्ट ने कुछ पेपर्स सबमिट किए, और जो स्विस में ऐसा जो पता नहीं जहाँ पर नोबेल प्राइज के होते हैं ना, जहाँ नोबेल प्राइज मिलता है, वहाँ पर उसने सबमिट किया। उसने ये प्रूव किया कुछ, ये देखें कि भाई मन ब्रेन में होता है। उसने कुछ कागज प्रेजेंट किए और उस आधार पर उसको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला कि उसने ये सिद्ध किया कि मन हमारे मस्तिष्क में है, मतलब ब्रेन में है, उसको नोबेल प्राइज तो मिला। पर बाद में कुछ साल के बाद वो जब अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क में आया, हमारे उपनिषद, हमारा वेद जब उसने थोड़ा सा पढ़ा और समझा, तो बाद में मरते वक्त उसने क्या बोला पता है आपका जवाब, उसने मरते वक्त ये बोला कि मैंने जो खोज की मन हमारे ब्रेन में होता है, ये एकदम गलत थी, मुझे जो नोबेल मिला था वो एकदम गलत मिला था। एक्चुअली मन क्या है, सारा शरीर हमारा चेतन मन है, सारा शरीर में हमारा मन है। अगर यहाँ पर भी मुझे कोई चिट्ठी काटती तो मैं वो करता हूँ, तो मतलब क्या है कि यहाँ जाए यहाँ तक, यहीं पर मेरा मन शुरू हो जाता है। चेतन, सारा चेतन हमारा मन है। इसलिए वो समझा और आखिरी में मरते दम तक बोला, मरते वक्त बोला कि मुझे जो नोबेल प्राइज मिला है वो गलत मिला है। चलो खैर, कहने का तात्पर्य यही था कि मुझे यही बताना था आपको कि बीमारी ठीक होने के लिए केवल हमारा शरीर तक ही खान पानी नहीं मत करो, हमारा स्वभाव के जो अवगुण है वो अवगुण को भी समझो। मैं तो ये जरूर, जितने भी लोग उपस्थित हैं बहने भाइयों, ये मैं जरूर कहूंगा, आप अगर किसी से आपकी अनबन होती है ना, उनके नाम लिख लो। अगर आपके किसी के साथ द्वेष है, किसी के साथ राग है, जो भी है, उनके साथ उनके नाम लिख लो और उनके पास जाओ, भाई मेरे मन में तुम्हारे प्रति ऐसे कुभाव था, वो अभी मैं निवृत्त कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। वो पानी पानी हो जाएगा, करके देखो। ये ट्रीटमेंट है, करके देखो। आपके शरीर में देखना, जिस वक्त आपके जिसके किसी का अगर द्वेष है ना, अगर मैं उसको बोलूँ ना, भाई साहब मुझे माफ कर देना, आपके प्रति मेरे मन में ऐसे
गंदे गंदे विचार थे, खराब खराब विचार थे, मुझे माफ कर देना, इसके बाद ऐसे विचार नहीं करूंगा। अगर वो प्रसन्न हो जाए ना, आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिकार शक्ति वहीं पे बढ़ जाती है। ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। केवल मैं आप आओ, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, वैसा करो, तो ये सभी लोग बोल रहे हैं। खैर, फिर भी अभी हम सीधा आखिरी पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि बाद में महाराज जी भी बैठे हैं, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा इधर उधर समय हो रहा है कि अभी जो है हमें करना क्या है। जैसे कल भी थोड़ा सा हमें हिंट दिया था कि आपको हमारी लाइफस्टाइल बदलनी है। जो लाइफस्टाइल बीमारी, जो डायबिटीज वाले, ध्यान पूर्वक समझना, डायबिटीज वाले, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ उनको कि जो डायबिटीज है वो कितने फल खाएं, खाली पेट वो जरूर फल खाएं। कितने फल खाएं? हमारे बॉडी से 10 टाइम्स। हमारे बॉडी का अगर 60 किलो वजन है, उसको इंटू 10 मतलब 600 ग्राम मुझे फल खाने हैं। और डायबिटीज वाले 600 नहीं बल्कि 700 खाए तो भी ठीक है। आपको, मेरे पास कई डायबिटीज वाले पेशेंट आते हैं, जिसको अभी मुझे बताया था इंसुलिन वाले, सर, हाँ ओके, मेरे पास भी ऐसा एक पेशेंट आया था जो कुछ मैनेजर लेवल पर थे, और मेरे पास आए जो इंसुलिन ले रहे थे 2-3 बार, 22 यूनिट, 20 यूनिट, 18 यूनिट, ऐसा कुछ यूनिट चल रहा था उनको इंसुलिन का, आपको पता ही है। तो मैंने मेरे सामने आने के बाद उनको बोला, सब कुछ हिस्ट्री ली, सब कुछ बताया। मैंने उनको बोला कि भाई आपका वजन कुछ 74 था, मैंने बोला आपको 740 ग्राम फल खाना है, आपको सवेरे से लेके 12 बजे तक आपको केवल फल पे रहना है। तो वो बोले स्वाभाविक, डॉक्टर साहब फल कौन से खाऊं? मतलब आम का सीजन था, ऐसे कुछ सीजन था, तब आम का सीजन था। मैंने बोला अभी देखो सीजन आम का चल रहा है तो आम खाओ, और आपको जो भी आपके शरीर के लिए जो सूट होते हैं, मीठे से मीठे फल खाओ। वो खड़ा हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं 11 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे आम खाने के लिए मना किया, 11 साल से मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मेरे इतना पसंद का आम, आप बोल रहे आम खाने के लिए, और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। सर इंसुलिन ले रहा हूँ। मैंने बोला क्या बोला आपने? 11 साल से आम नहीं खाया ना? बोले नहीं, डॉक्टर ने मना करा था। मैंने बोला 11 साल की कसर इस साल उतार देना, भरपूर आम खाना, आपको 740 नहीं, आपको 1-1 किलो आम खा लेना। बोले क्या बात करो यार, डॉक्टर ने मुझे मना किया। डायबिटोलॉजिस्ट जिसने, वो स्पेशलिस्ट है, उसने मुझे इंसुलिन दिया, वो बोल रहा है कि आपको आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, सीताफल नहीं खाना, फला नहीं खाना, ढींगना नहीं खाना, और आप बोल रहे कि आम खाओ, चीकू खाओ। बोले हाँ खाओ। उसने लिटरली, मैं बता रहा हूँ, वो बाद में 3 महीने के बाद मुझे उसका राज खोला उसने, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वो लिटरली उठा, सब कुछ तो सुन लिया उसने, पर घर गया और वो बोला कि क्या है, आश्रम का कौन डॉक्टर बैठा है यार, वो बोलता कि आम खाओ, और डॉक्टर तो मना कर दिया। वो जो स्पेशलिस्ट है, जिसकी पढ़ाई है, डायबिटोलॉजिस्ट है, वो मना कर रहा है, और ये आश्रम का डॉक्टर बोलता है भरपूर मीठे आम खाओ। कैसा? मेरा इंसुलिन चालू है और डायबिटीज भड़केगा ना। तो क्या किया उसने, एक दिन तो कुछ खाया ही नहीं, दूसरे दिन उसको मन में कुछ आया होगा, तो उसने क्या बोला, चलो यार एक आम तो खा के देखता हूँ, बहुत दिन की इच्छा थी, और 11 साल के दबा हुआ था वो इच्छा, और इसने बोला, ये डॉक्टर ने बोला तो खा के देखता हूँ, एक आम खाने के क्या होता है देखते हैं। इंसुलिन तो ले रहा हूँ, मेरे पास मीटर तो है ही है, ग्लूकोमीटर तो मैं चेक तो कर ही लूंगा। तो उसने क्या किया, एक केसर आम नाम का, मैं क्वालिटी भी बोल देता हूँ, एक कौन सी था वो भी बोल देता हूँ, केसर आम एक खाया, और एक खाने के बाद चेक किया, ठीक है उतना ही था, उसको लगा कि चलो एक आम से शायद कुछ नहीं होता होगा। दूसरे दिन उसने हिम्मत करके 2 आम खाए और एक हाथ केला भी खा गया, ठीक है। बावजूद भी उसने शुगर चेक की, तो शुगर जितनी थी उससे 2-5 पॉइंट तो उसने कम ही पाई। तब उसके क्लिक हुआ, यार मैंने 2 आम खाया, एक केला खाया, बावजूद भी शुगर बढ़ी नहीं, मतलब कुछ तो है यार, डॉक्टर ने बोला है कुछ तो था। तो उसने क्या किया, एकदम हिम्मत से 4 आम खा गया, और ऐसा किया, और वाकई बाद में मैंने उनको क्या बोला था कि जिस दिन आप ऐसा खाओगे उस दिन यूनिट आधे कर देने के लिए बोला मैंने। जो यूनिट था इंसुलिन का, मैंने बोला आधा यूनिट कर देना, आप 20 का 10 कर देना, 12 का 6 कर देना, 18 का 9 कर देना, ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप अगर ऐसा, मैं बता ऐसे खाओगे तो यूनिट आपको आधे कर देने। तो उसने क्या किया, 4 आम खाए और 2-3 यूनिट डर के 2-3 यूनिट कम लिए। जो 18 के उसने 16 लिए, 22 के उसने 20 लिए, मैंने तो आधा करने के लिए बोला था, उसने 2-3 यूनिट किए। 2-3 यूनिट कम करने के बावजूद भी उसकी शुगर उतनी थी। ओहो, तो उसको कुछ लगा नहीं यार, कुछ तो है। फिर उसने जो मेरा फार्मूला था, जो बताया था, उसने भरपूर फिर मीठे मीठे आम खाने लग गया, केला खाने लग गया, चीकू खाने लग गया। वाकई में बोलता हूँ, गुरुजी के सामने बोलता हूँ, 3 से 4 महीने में उसकी इंसुलिन छूट गई। अब इसके पीछे साइंस क्या? आपने तो
कर लिया, आपको भी अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, वाह वाह बढ़िया बढ़िया। पर इसके पीछे का साइंस क्या? मीठा आम वो डॉक्टर मना कर रहा है, मीठा आम मैं खिला रहा हूं, केला वो मना कर रहा है, केला हम खिला रहे हैं, इसमें फर्क क्या? आपको सच्चा ज्ञान दिया ही नहीं जाता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी समाज की।